गुड इवनिंग एवरीवन। बताओ बच्चों, पढ़ाई बढ़ाई। सर अभी तो शुरुआत हुई है बस। खाता खोल दिया है क्या? सेना, पूर्वी, आयुषी, बोलो बच्चों। सॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडी। हर्षिता, रेगुलेटरी एक्शंस पर बातचीत ये रेगुलेटरी एक्शंस कंपनीज एक्ट में भी होंगी, सेबी एक्ट में भी होंगी, एससीआरए में भी होंगी, एमा में भी होंगी और अदर एक्ट्स में। मेजरली हम लोगों का फोकस किस पर है? तो कंपनी लॉ पर, बिकॉज सबसे पहला तो कंपनी से अगर हमें कहीं रोजगार मिलने वाला है तो वो नेहल कंपनी लॉ ही होगा। बट अपार्ट फ्रॉम इट मुझे कहना चाहिए कि हुसैना, पूर्वी, आयुषी बच्चों की एक्सप्लोर करने के लिए इकोनॉमिक लॉज एक सबसे स्कोप वाली फील्ड है। सिक्योरिटी लॉज डेफिनेटली इट इज़ देयर, उसने सेबी और एससीआरए को शामिल कर लिया अपने आप में। इनकम टैक्स, जीएसटी ऑल्सो अवेलेबल इनटू इट, बट हाँ ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। कंपनीज एक्ट में ही रेगुलेटरी एक्शंस हैं ऐसा नहीं, और रेमेडीज भी सिर्फ कंपनीज एक्ट में है ऐसा। तो एक बात तो हमें बहुत ही मतलब क्लियर कट थी कि साहब वेन एवर वी आर मूविंग टुवर्ड पर्टिकुलर एक्ट, हमको एक बात बहुत क्लियर कट है कि कोई भी एक्ट हम जब पढ़ते हैं तो एक कंप्लायंस वाला हिस्सा होता है और एक लिटिगेशन वाला हिस्सा होता है। व्हेन सच आर लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो लॉ कौन से हैं? अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज हैं तो ध्यान रखिएगा ऐसे केस को क्या होते हैं, कुछ कंप्लायंस शामिल करते हैं और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज क्या होते हैं। तो मुझे कह देना चाहिए कि दीपांजलि ऐसे लॉज जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होते हैं, किसी को चलाने के लिए यूज़ करते हैं या किसी को मैनेज करने के लिए यूज़ किया। कंपनीज एक्ट है तो कंपनीज को मैनेज करने के लिए लाया गया। जैसे एलएलपी है तो एलपी को मैनेज करने के लिए। दिस इज हाउ बेसिकली दे आर कंसिडर्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है साहब। तो सबसे पहली हुसैना, जब मैंने बातचीत शुरू की तो मैंने आप लोगों को कह दिया कि रेगुलेटरी एक्शन के नाम पर कंपनीज एक्ट में सबसे पहली जो एक्शन है कहलाती है इंस्पेक्शन। दूसरी रेगुलेटरी एक्शन जो है वो कहलाती है वायरी, तीसरी कहलाती है सर्च एंड सीजर, और चौथी कहलाती है फिर इन्वेस्टिगेट। इज बेसिकली अंडरटेकन by the ROC or by the inspector or sometimes statutory authorities. But is it only the regulatory action that could be taken? तो ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी है, पर मेजरली ये ही है मेजरली। अब नेहल जब बातचीत शुरू हुई तो मैंने ये कह दिया कि एक्शन सीधे नहीं होता। अगर आरओसी सीधे करना चाहे तो हर्षिता ये पॉसिबल सीधे, तो सबसे पहले पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, मतलब बेसिकली ही हैज टू कॉल इंफॉर्मेशन। तो क्या करना पड़ेगा आयुषी? इंफॉर्मेशन को कॉल करना पड़ेगा। और किससे? तो जिसके भी लिए उसको ऐसा लगता है कि इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन या डॉक्यूमेंट चाहिए, दैट इज कंपनी। और कंपनी, उसके ऑफिसर, उसके एम्प्लॉई की यह ड्यूटी है कि वह ये इंफॉर्मेशन किसको दे दोस्तों?
आरओसी को दे। ऑफिसर एम्प्लॉय की यह ड्यूटी है कि इस आरओसी को दे। इवन पास्ट एम्प्लॉयज से इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है, ये बातचीत दिखा देती। इवन पास्ट एम्प्लॉयज से इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है, ये बातचीत दिखा दी थी। बात बरोबर। फिर वीरेंद्र हम और आगे बढ़े तो मैंने ये कहा कि अगर ऐसी इंफॉर्मेशन या तो हमने दी ही नहीं या हमने दी लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इनएडिक्वेट है, या फिर उसको देखकर ऐसा लगता है कि अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ अफेयर्स कंपनी में एग्जिस्ट कर, तो ऐसे केस में हम नोटिस देकर उसे क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन का बोल सकते। पर वहीं जब मैं पूर्वा में बात करता हूं अगर किसकी इंक्वायरी की, तो इंक्वायरी को पढ़ते समय मुझे कौन सी बातें ध्यान में आ जाती है, तो मुझे कह देना चाहिए कि इंक्वायरी 4 कारणों पर होती है। या तो वह अनलॉफुली चला रहा है, या वह फ्रॉडुलेंटली चला रहा है, या फिर वह वायलेशन कर रहा है लॉ का, या फिर रिड्रेस नहीं कर रहा है ग्रीवियंसेस। तो ऐसे केस में मुझे कह देना चाहिए कि यह संभव है कि क्या कर सकते हैं आप लोग, इन्वेस्टिगेट, इंक्वायरी। ठीक है। एक और बात आगे, जब भी आप ये इंक्वायरी शुरू करेंगे तो ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को कह दिया था कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको देनी, और तीसरा हिस्सा और मैंने कहा था कि ये इंक्वायरी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर से भी करवा सकती। पर मैंने ये भी तुम्हें सिखाया था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा फंडा हर एक एक्ट में अलग अलग होता है, तो यू नीड टू फोकस अपॉन कि व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ में जब कंपनीज एक्ट की बात की जाती है तो वीरेंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 आते हैं। पहला है आरओसी, अगर कुछ पावर डेलीगेट किए गए हैं तो, दूसरा है आरडी, और तीसरा है हेडक्वार्टर्स। तीसरा है हेडक्वार्टर्स, मतलब खुद के पास। बात समझ में आई क्या? अरे बोलो। तो इस तरह से मुझे बोल देना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द का मतलब अलग अलग है। का मतलब अलग अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द का मतलब अलग अलग है। ठीक है साहब। और मैंने क्या कह गया, स्टेचुटरी अथॉरिटी के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर इंस्पेक्शन किया जा सकता। पेनल प्रोविजन ठीक है। फिर उससे ना मैंने ये कह दिया कि 207 शुरू हो। सेक्शन 207 जब शुरू किया तो मैंने आप लोगों को कह दिया कि अगर क्या किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है या इंक्वायरी की जाती है, लेकिन आरओसी के द्वारा या फिर इंस्पेक्टर के द्वारा, तो हम प्रोविज़न पढ़ रहे हैं। स्टेचुटरी अथॉरिटीज़ को लेकर हम प्रोविज़न नहीं पढ़ रहे, क्योंकि स्टेचुटरी अथॉरिटी को लेकर उनके पावर्स उनके स्पेसिफिक एक्ट में दिए होते हैं, तो कंपनीज एक्ट उनमें कुछ भी नहीं बोले। पर जब कंपनीज एक्ट आरओसी और इंस्पेक्टर को लेकर क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये दोनों ही कंपनीज एक्ट के लोग हैं, किसी और अथॉरिटी या मतलब किसी अन्य एक्ट के लोग नहीं। 2 बातें होंगी। दूसरा मैंने ये कहा था कि इन आरओसी और इंस्पेक्टर को कुछ पावर्स दिए गए हैं, जिसमें प्रोडक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसमें मेरा कहना है कि इंस्पेक्शन करना, ठीक है, और जिसमें मेरा कहना है कि समरिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन। ठीक है। मैंने एक चीज़ और भी सिखाती थी कि किसी भी एक्ट में अगर इनसे संबंधित कोई भी पावर एक्सरसाइज किया जाएगा, किसी भी एक्ट में इनसे संबंधित कोई भी पावर एक्सरसाइज किया जाएगा, तो इट इज़ ऑलवेज एज पर सीपीसी। सीपीसी ही इनसे संबंधित बातें शामिल करता है। इसका मतलब अगर अपन कंपनीज एक्ट में करेंगे देन ऑल्सो इट वुड बी अंडर सीपीसी, अगर अपन सेबी एक्ट में करेंगे तो भी दैट विल ऑल्सो बी अंडर सीपीसी, इवन इन पीएमएलए अगर आप करोगे तो दैट विल अगेन बी अंडर। मेरी बात समझ में आई? ये पावर्स हमेशा ही सीपीसी में होंगे। तो इसका मतलब है अगर हम ये जानना चाहते हैं किस तरीके से क्या किया जाता है दोस्तों, इंस्पेक्शन किया जा सकता है, किस तरह से प्रोडक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट की बातचीत की जाती है, या किस तरीके से मुझे कह देना चाहिए कि समन किया जाता है, तो मुझे पूरा क्या समझना पड़ेगा दोस्तों? क्या बात समझ में आई क्या? लो, हाँ या ना? फिर इसके बाद मैंने सेक्शन 208 शुरू कर दिया। जब मैंने 208 सेक्शन की बातचीत की तो मैंने आप लोगों को ये सिखा दिया कि चाहे इंस्पेक्शन किया जाए चाहे इंक्वायरी की जाए, ठीक है, जो रिपोर्ट दी जाएगी वो किसके द्वारा दी जाएगी, आरओसी या इंस्पेक्टर के द्वारा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टेचुटरी अथॉरिटी तो फिर उसके हिसाब से ही करेगी। ठीक है, तो ये आरओसी या इंस्पेक्टर के द्वारा दी गई रिपोर्ट में नेहल ये भी कहा जा सकता है कि आप क्या करो बेटा, इन्वेस्टिगेशन करो, बट इट कहा जा सकता है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, सिर्फ रिकमेंडेशन दी जा सकती है, चाहे तो करेंगे नहीं तो चाहे तो नहीं करेंगे। तो दिस इज हाउ मैंने क्या कहा कि इंस्पेक्शन इंक्वायरी के जो प्रोविजन है वो कहाँ ख़त्म हो गया, आके 206, 7 और 8 में। और यहाँ पर आपने कौन सी दो रेगुलेटरी एक्शंस पढ़ ली हैं, एक इंस्पेक्शन और एक, पर मैंने हुसैना कल कह दिया कि आप कृपया इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन करने की कोशिश मत करें, इंस्पेक्शन क्या होता है और इंक्वायरी क्या होती है, क्योंकि रीज़न इज बेसिक ये कंपनीज एक्ट है बच्चों, यहाँ पर वो मीनिंग नहीं होता जो बाकी के एक्ट में होगा या सीआरपीसी में होगा, या बात समझ में आई? क्योंकि इंक्वायरी इज द वर्ड विच इज बेसिकली बिलोंगिंग टू सीआरपीसी और इंस्पेक्शन इज द वर्ड विच बिलोंग्स टू दी सीपीसी। ठीक है, तो कृपया करके आप हमेशा ध्यान रखें किसी भी कॉरपोरेट लॉ में इंस्पेक्शन इंक्वायरी इनका मतलब वो नहीं हो सकता कभी भी सीआरपीसी या सीपीसी। फिर एक और एक्शन की मैंने बातचीत की कल पूर्वी और वो था बेटा सर्च एंड सीजर। एक और एक्शन की मैंने बातचीत की थी वो थी सर्च एंड सीजर। ठीक है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये सिखा दिया, ध्यान से सुनना दोस्तों, कि अगर कंपनी को खुद का इन्फॉर्मेशन या कंपनी अपने केएमपी के इन्फॉर्मेशन या कंपनी अपने डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन या कंपनी अपने ऑडिटर की इन्फॉर्मेशन या अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस की इन्फॉर्मेशन, अगर कंपनी क्या कर रही है दोस्तों कंसील कर रही है, डिलीट कर रही है या डिस्ट्रॉय कर रही है, तो इनमें से अगर कोई भी रीज़न बनता है, अगर इनमें से कोई भी रीज़न बनता है, ठीक है, तो वह क्या कर सकती है? मैंने आप लोगों को कह दिया कि इनमें से अगर कोई भी कारण है तो वह सर्च एंड सीजर कर सकती है, लेकिन स्पेशल कोर्ट की परमिशन के साथ। और मैंने आप लोगों को ये भी सिखा दिया कल कि स्पेशल कोर्ट का मतलब क्या होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो मैंने तो कहने को लिए आपको ये कह दिया कि स्पेशल कोर्ट का मतलब होता है बेसिक वो कौन, वो क्रिमिनल कोर्ट को एक्ट में स्पेशल कोर्ट के रूप में अपॉइंट किया गया है। पर जब मैं कंपनीज एक्ट की बात करता हूँ तो स्पेशल कोर्ट का कॉन्सेप्ट 435 में, बट ऐसा नहीं है शमसा कि सिर्फ कंपनीज एक्ट में ही ये स्पेशल कोर्ट है, इट इज़ अवेलेबल इन एवरी अदर एक्ट एज वेल। ठीक है, जैसे अगर आप कहाँ पढ़ेंगी नेहल, आप सेबी एक्ट पढ़ेंगी 26A 26B मतलब 26A 26CD, ये सब स्पेशल कोर्ट के प्रोविजन है, यू में फाइंड इट। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपने एमएलए में भी अगर आप देखोगी तो सेक्शन नंबर 8 में स्पेशल कोर्ट का आपको रेफरेंस। ठीक है, तो ये फंडा अगर मैं यूँ बोलूँ कि सिर्फ एक एक्ट को बिलोंग करता है, ऐसा नहीं है, मतलब कुछ जनरल चीज़ें हैं जिनको कर दिया तो सारे के सारे एक्ट का लिटिगेशन एक साथ सीख जाएंगे। क्या कहा मैंने? सारे के सारे एक्ट का लिटिगेशन एक साथ सीख जाएंगे आप लोग। तो थोड़ा सा फोकस इनफ, क्योंकि कंप्लायंसेस तो यार हमें रटना है, कैन नॉट डू एनीथिंग अप, पर लिटिगेशन जैसी चीज़ है जो मैक्सिमम जगह सेम रहती है, तो वहाँ पर अपने को थोड़ी सी क्या मिल जाएगी बच्चों, मदद मिल जाएगी। मेरी बात समझ में? देयर वी विल बी गेटिंग बेनिफिट, पक्का। फिर अब और आगे बढ़ते हैं, तो अब कहाँ कहानी पहुँची, ध्यान से सुनना, कि जब भी हमने सर्च एंड सीजर किया, स्पेशल कोर्ट की परमिशन भी ली, लेकिन के साथ भी हम सिर्फ 180 डेज तक ही इस इंफॉर्मेशन को अपने पास रख सकते। अगर हमको ज़रूरत और है तो हम फिर से 180 डेज तक इसे अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन इसके बाद तो हमें इसको लौटाना ही पड़ेगा, इसके बाद तो हम इसे लौटाना ही पड़ेगा। क्या इसमें कोई डाउट है? अब फिर यहाँ पर हुसैना, अब मैंने कितनी तरह की बातें कर ली, मैंने 3 रेगुलेटरी एक्शंस खत्म कर दी और चौथी की शुरुआत कर दी, 210, ठीक है, या 212 या 213 या 216 या 219 या 228, दीज आर बेसिक सेक्शंस। 228, हाँ, दीज आर दी बेसिक सेक्शंस विच रिलेट्स टू दी इन्वेस्टिगेशन। जो जितनी तरह की ये इन्वेस्टिगेशन बनाई गई है उनका रीज़न क्या रहा बच्चों, इतनी तरह की ये इन्वेस्टिगेशन जब बनाई गई हैं तो उनका कारण क्या है,
तो मुझे कह देना चाहिए इनका एक ही कारण है। इस तरह की इन्वेस्टिगेशन जब आप बताते हो तो या तो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग व्यक्ति करता है, तो या फिर मेरा कहना है अलग अलग मामलों के लिए तो इन्वेस्टिगेशन के इतने रूप बनाए गए। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन इज अ जनरल थिंग। ठीक, अब वैसे तो कहा जाता था कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। बट यहाँ पर किसी भी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन का कोई शब्द या मीनिंग बताया नहीं गया, तो हम बेसिकली इसे कैसे समझेंगे? डेफिनेटली कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस इज नॉट रॉन्ग, बट द एक्शंस दैट कुड बी टेकन इन सच इन्वेस्टिगेशन। कैसे समझेंगे इसे? इन्वेस्टिगेशन किन मामलों में, किन व्यक्तियों के द्वारा, किन के लिए और क्या एक्शन ली जा सकती है। बात समझ में आ गई? बोलिए बच्चों, हाँ या ना? ठीक है, इतना भी हम सीख गए, इतना भी हम सीख गए कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो 6 प्रकार की होती है। ठीक है, अंडर कंपनीज एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनीज एक्ट की इन्वेस्टिगेशन अगर की जा रही है तो वो कितने प्रकार की होगी? वह 6 प्रकार की होगी। अब दीपांजलि, सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन जब अपने सामने आती है बेटा, तो वो क्या कहती है? सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन होती है बाय द पर्सन। तो ऐसी ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो इंस्पेक्टर के द्वारा की जाती है, के द्वारा, वो कहलाती है इन्वेस्टिगेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बात समझ में आ गई? अरे बोलो। तो सबसे पहले मैंने क्या कह दिया इसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूर्वी कुछ केसेस में डिस्क्रिशनरी पावर है। पूर्वी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ केसेस में डिस्क्रिशनरी पावर है को लेकर, इन्वेस्टिगेशन को लेकर, पर कुछ केसेस में मैंडेटरी है। मतलब यहाँ पर नेहल देयर इज नो चॉइस एज सच, आपको इन्वेस्टिगेशन करवाना ही, तो ऑर्डर देना ही पड़ेगा। और ये इन्वेस्टिगेशन हर्षिता मैंने कह दिया था कल, इंस्पेक्टर के द्वारा की जाए, वन और मोर इंस्पेक्टर के द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन। क्या इतनी बात क्लियर है दोस्तों? अब अपन जो बातचीत कर रहे हैं वो है इन्वेस्टिगेशन बाय एसएफआईओ। ठीक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बच्चों जो लिटरली मतलब सबसे ज़्यादा काम का ही है। ठीक है ना, एन नंबर ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम इट, मतलब बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अब अगर ये पूछा जाए हर्षिता एक बेसिक बात कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एंड स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, तो एक बेसिक आंसर क्या बनता है? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में क्या अंतर होता है? तो आज मुझे लगता है कि मैं इसके बाद दूसरी करता हूँ। देखो एक बार, अब ये थोड़ी ज़्यादा ही, हाँ से हों पर ज़रूरी नहीं। सही है बच्चों, और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, तो में एक बात क्लियर है उसे ना, क्या सर, कि दोनों ही किसी एक्ट में बने, दिस फॉर श्योर। ए बी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, आईसी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, आरबीआई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, और ओएनजीसी, आईसीएसआई, आईसीएआई स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन से, एलआईसी स्टैट्यूटरी। तो प्रश्न है इनमें क्या अंतर होता है? जो आपने व्यापार करने के लिए बनाए, जो आपने व्यापार करने के लिए बनाए, आप कहते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेट। और वहीं जब ओवरसी अथॉरिटी है ना, मतलब कोई काम करेगी,
कुछ चीज़ें चेक करेगी, तो उसको जब कहते हैं तो उसे हम कहते हैं बच्चों स्टेचुरी। तो क्या कहते हैं? स्टेचुरी अथॉरिटी। दोनों ही ऑफिशियल गजट में पब्लिश करके ही बनाई जाती हैं, ध्यान रखना। जितनी भी स्टेचुरी कॉरपोरेशंस होती हैं, स्टेचुरी अथॉरिटीज़ होती हैं, ये सब के सब ऑफिशियल गजट में पब्लिश करके ही बनाई जाती है। ठीक है, तो जब मैं बात करता हूँ किसकी, सेक्शन 211 की, किसकी? सेक्शन 211 की। ठीक है, सेक्शन 211 की जब मैं बात करता हूं तो 211 क्या कहता है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ SFIO। ठीक है, और कंपनीज एक्ट में SFIO कैसे बनाई गई है? बताओ, कंपनीज एक्ट में कितनी स्टेचुरी अथॉरिटीज बनाई गई हैं? कोई कहेगा? कंपनीज एक्ट में कितनी स्टेचुरी अथॉरिटीज हैं एक्सेप्ट NCLT? NCLT को छोड़ दो। कहेगा हुसैना, बी, आयुषी? हाउ मेनी स्टेचुरी अथॉरिटीज आर देयर अंडर कंपनीज एक्ट? हर्षिता? नो आइडिया सर जी। IEPF अथॉरिटी स्टेचुरी अथॉरिटी है, 125 में बनी हुई है। NFRA और NCLT तो है ही। बात समझ में आई क्या? तो आपको बस यही ध्यान में रखना है दोस्तों कि कंपनीज एक्ट में जब मैं SFIO की बात करने लगा, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट SFIO, तो वह इस्टेब्लिश कैसे किया गया? तो बाय पब्लिकेशन इन ऑफिशियल। तो कैसे बनाया गया पूर्वी? ऑफिशियल गजट में पब्लिश करके। ऑफिशियल गजट में पब्लिश करके क्या बनाई गई है? SFIO। सारी स्टेचुरी अथॉरिटीज़ ऐसे ही बनती हैं, सारी स्टेचुरी अथॉरिटीज़ ऐसे ही बनती हैं। और अगर आपको नेहल इस बात पे यकीन नहीं है तो आप मत कीजिए। अब सेक्शन 125 चेक करिए, गूगल सर्च मारे कंपनी एक्ट का 125 चेक करें, यू विल फाइंड इट। वीरेंद्र, घुमा घुमा गूगल मारने में कोई हर्ज नहीं दोस्तों। क्या कह रहा है इसका सबसे पहला प्रोविजन? एस्टेब्लिश हाँ, तो पहले प्रोविजन में क्या लिखा है? शैल एस्टेब्लिश, बस तरह का तरीका नहीं बताया, क्या आगे कुछ नहीं लिखा। हाँ, वो प्रोविजन है, ठीक, पर इट इज ऑल डन बाय पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गजट। सभी के सभी अथॉरिटीज कैसे बनती हैं? तो ऑफिशियल गजट में पब्लिश करने के बाद बनती। ठीक है, नहीं 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 नहीं,
अब सुनना मेरी बात आगे। SFIO को बना तो लिया 211 में, कैसे करके? ऑफिशियल गजट में पब्लिश। इसमें भी क्या होंगे? डायरेक्टर होंगे, एडिशनल डायरेक्टर होंगे, ऑफिसर्स होंगे। इसमें क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए, जो अपने काम का नहीं है, बस स्टेब्लिश हुई है, दैट इज सफिशिएंट इनफ विद आवरसेल्फ। अपने को इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत। पर अब मैं आपसे बात कर रहा हूं सेक्शन 212 की। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हुसैना। क्या होगा बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा टू बी आज इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, कि शुरुआत जब आयुषी आप पढ़ोगे ना 212 की, क्या करोगे? 212 की जब आप क्या पढ़ोगे, शुरुआत पढ़ोगे, तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखो जरा, विदाउट प्रिजुडाइज टू सेक्शन 210, यही लिखा है। बोलिए, अब समझना है पहले। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर है सेक्शन 210 में, को प्रिजुडाइज किए बिना, मतलब उसको हानि पहुंचाए बिना, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन्वेस्टिगेशन SFIO से भी करवा सकता है। इसका मतलब अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी वो इंस्पेक्टर के द्वारा की गई थी। मैंने आपको कहा था कौन कर रहा है के आधार पर भी इन्वेस्टिगेशन बताई गई है। तो एक अभी जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी 210 में, दैट वाज बेसिकली अंडरटेकन बाय द इंस्पेक्टर on the order of the central government. Here basically the investigation is being conducted by SFIO on the order of the central government. बात समझ में आ गई क्या? ये बात क्लियर? ठीक है साहब। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन ये भी है कि वह SFIO के माध्यम से क्या करवा सकती है? इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कब SFIO को बोलेगी, तो उसके पास कौन कौन से रीजन है? पहला, पब्लिक इंटरेस्ट। दूसरा, स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड। तीसरा, ध्यान से सुनिए, कि रिपोर्ट मिली है उसको, कहाँ पर? सेक्शन 208 में, 8 में। और चौथा, जब कहीं किसी स्टेट गवर्नमेंट ने या डिपार्टमेंट में ऐसा रेफरेंस दिया है तो क्या कर सकती है? ये SFIO को बोल सकती है कि आप इन्वेस्टिगेशन करें। का मतलब रीजन सेम है, पर कुछ रीजंस पर उसने किसको बोला? इंस्पेक्टर को। और कुछ मामलों पर उसको ऐसा लगे कि नहीं यार ये किसको करवाना चाहिए? SFIO को, तो वो करवा सकता है। इसीलिए मैंने क्या कहा कि इन्वेस्टिगेशन किनके द्वारा की जा रही है को दो बातों में बांटा गया है, पहला है और दूसरा है। बात समझ में आई? सेंट्रल गवर्नमेंट SFIO को जब बोलेगा, SFIO को जब बोलेगा तो उसको चार कारणों में से बोल सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट में, स्पेशल रिजोल्यूशन इज पास्ड, रिपोर्ट इज रिसीव्ड, और मैंने कहा, बात समझ में आई? बोलो ठीक है साहब। अगर ऐसा हुआ तो स्वाभाविक सी बात है अब ये इन्वेस्टिगेशन वुड बी अंडरटेकन बाय SFIO। ठीक है, SFIO को कौन रिप्रेजेंट करता है? उसका डायरेक्टर। जैसे समझिए, बोर्ड में, सेबी बोर्ड में जैसे चेयरपर्सन था, ठीक है, जैसे SFIO में सबसे बड़ी अथॉरिटी क्या है? डायरेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो, ठीक है। तो उसका डायरेक्टर वुड बी कंसिडर्ड एज सुप्रीम अथॉरिटी एंड दैट डायरेक्टर वुड ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन कि अब आप करो, और उसके ही आदमी करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी नहीं करेंगे। ये खास बात है। तो SFIO कौन इन्वेस्टिगेशन कब कब कर सकता है? एग्जाम का पहला क्वेश्चन तो ये हो गया दोस्तों।
कि एसएफआईओ कब कब इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, इट वुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनेशन। ये एग्जाम का पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, एक बार अगर एसएफआईओ को इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे दिया तो ध्यान रखिएगा अब सबका मालिक एक, दैट मीन्स जितनी भी इन्वेस्टिगेशन थ्रू आउट उस संबंध में या उस कंपनी के अगेंस्ट चल रही होगी वो सब टर्मिनेट कर दी जाए। इसका मतलब एसएफआईओ अगर आ गया तो कोई और अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन कर भी नहीं सकती, इवन सीबीआई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। ठीक है, अगर चल रही होगी तो ठीक, खत्म, और नई शुरू हो नहीं सकती। चल रही हो तो, और नई शुरू, मेरी बात समझ में? बोलो मेंबर्स। भैया स्पेशल रिजोल्यूशन हम पास करते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन कराओ, हमको ऐसा लगता है कि कंपनी के ये डायरेक्टर्स कंपनी में चोरी। तो दो चीजें हो गई हर्षिता। पहला क्या कि हुसैना एसएफआईओ कब इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, पहली बात। और दूसरा, अगर ये इन्वेस्टिगेशन की गई, अगर ये, तो फिर सारी इन्वेस्टिगेशन जो चल रही होगी वो टर्मिनेट और नई शुरू नहीं होगी। बस एसएफआईओ अपने आप में कैटेगोरिकली एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन है, इसके साथ कोई दूसरी इन्वेस्टिगेशन अब नहीं चलती, इसके साथ कोई दूसरी इन्वेस्टिगेशन अब नहीं चलती। बात समझ में आई आप लोगों को? पक्का वीरेंद्र? तीसरा बेटा, अब थर्ड पॉइंट, मेरा कहना है कि इन्वेस्टिगेशन अब कौन कराएगा? डायरेक्टर कराएगा। किसका? एसएफआईओ का। ठीक है, अब ऐसे डायरेक्टर्स को जो किसको बिलोंग करते हैं, बोलो बच्चों, एसएफआईओ को बिलोंग करते हैं या उसके ऑफिसर्स। ठीक है, वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो किस तरीके से क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसका तरीका, या मुझे बोल देना चाहिए उनके पावर्स। मैं लिखवाऊंगा दीपांजलि, अभी रुक जा। ठीक है, उसका तरीका और उसके पावर्स जो हैं वो वही होंगे जो इंस्पेक्टर के होते हैं इन रिलेशन विद द इन्वेस्टिगेशन। का मतलब हम एसएफआईओ के ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन करते समय क्या पावर होते हैं वो अलग से नहीं बताएंगे, हम वही पावर उन्हें अवेलेबल करवा देंगे जो किसके पास होते हैं, इंस्पेक्टर के पास होते हैं। ठीक है, ये बातें हो गई तीन। चौथा, अब क्या करेगा एसएफआईओ का ये व्यक्ति, ही इज गोइंग टू अंडरटेक इन्वेस्टिगेशन, तो उसे उतने समय में रिपोर्ट देनी होगी जितने समय में एसएफआईओ के डायरेक्टर ने उससे बोला है कि साहब क्या करना है, रिपोर्ट सबमिट करनी है, उतने समय में आप वो रिपोर्ट दे दोगे। तो इंपॉर्टेंट बात तो दो ही हो गई बच्चे, सबसे पहला कि किन कारणों पर हो सकती है, और दूसरा अगर ये चल रही है तो सारी बाकी बंद हो जाएंगी, बाकी पावर्स क्या होंगे डजेंट मैटर। और दूसरा मैंने क्या कह दिया कि इंस्पेक्टर के पावर्स होते हैं वो इसके पास है। अब इन्वेस्टिगेशन अगर ये अंडरटेक करे तो स्वाभाविक सी बात है कंपनी के ऑफिसर, एम्प्लॉय, इन सबको क्या करना पड़ेगा, नेसेसरी असिस्टेंस इस संबंध में देना पड़ेगी। दैट इज अ वेरी जनरल थिंग। ठीक है, अब लिखाने से पहले इस विदाउट प्रिजुडाइज टू 210 का मतलब क्या होगा मुझे ये समझाना था, इसीलिए मैं आपको पहले बात कर रहा हूँ, फिर सबसेक्शन 6 ऑनवर्ड्स बात करेंगे सबसेक्शन 6 ऑन। ठीक है, तो नेहल मुझे जानना है कि यहाँ पर इस विदाउट प्रिजुडाइज टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 210 का मतलब क्या है। कोई कह सकता है वाई इज इट सो गिवन ओवर हियर, ये क्यों दिया गया है? आयुषी, हुसैना, ये क्यों दिया हुआ है? कोई बोलेगा? का मतलब 210 में भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, 212 में भी सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर 210 में ऑर्डर दे भी दिया है तो वो अब वापस से 212 में फिर से दे सकती। मेरी बात समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है वो भले ही आपने 210 में एक्सरसाइज कर लिया, अब 212 में एक्सरसाइज कर सकते हो, और अगर 212 में एक्सरसाइज कर लिया तो
फिर से ये दोनों ही ऑप्शन किसके पास अवेलेबल हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हैं। बस फर्क इतना है कि ये इन्वेस्टिगेशन मुझे कह देना चाहिए एक जगह करता है इंस्पेक्टर और दूसरी जगह करता है। बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना? पूर्वी पटाक, हुसैना, आयुषी चौहान, ठीक है। तो चलिए कब कर सकता है? तो ये बातचीत हुई कि अगर मुझे रजिस्ट्रार से रिपोर्ट मिली 208 की, या एसआर पास हुआ है, या फिर ठीक है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट किसको बोल देगी? एसएफआईओ को, कि आपके द्वारा क्या किया जाए? इन्वेस्टिगेशन किया जाए। क्या बात समझ में आई इतनी? बोलो। पर मैंने क्या कहा कि वंस इट इज इनिशिएटेड, वंस इट इज अंडरटेकन, तो उसके बाद मैंने कह दिया कि अगर एक बार इसने शुरुआत कर दी दोस्तों, तो फिर बाकी की सारी इन्वेस्टिगेशन क्या होंगी? खत्म होंगी। ऑल अदर इन्वेस्टिगेशंस वुड बी टर्मिनेट। ठीक है, चलिए। When any case has been assigned by the central government to for no other shall proceed with, in case in respect of any offence under this, and in case any such investigation has already been, तो उसे क्या कर दिया जाएगा? टर्मिनेट कर दिया जाएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट? तो क्या समझ में आया यहाँ पर? यहाँ पर जो बात समझ में आई है वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन जो करवा रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करवा रही है, पर एक जगह वह इन्वेस्टिगेशन बाय इंस्पेक्टर कर रही है और एक जगह इन्वेस्टिगेशन बाय, तो कायदे से हेडिंग क्या बननी चाहिए थी? मार्जिनल। एक जगह उन्होंने बना दिया इन्वेस्टिगेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 210 में। बोलो, देखो ये तुम्हारे नोट्स भी ऐसे ही बनेंगे बच्चों, बहुत अच्छे से बनाऊंगा मैं। ठीक है, 210 इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स बाय दी ऑफ द कंपनी बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय दी, करेक्ट। और ये भी क्या है? जबकि हेडिंग में क्या होना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय इंस्पेक्टर। बोलो। और यहां क्या? का मतलब मैंने कहां डिफरेंशिएट कर दिया इन दोनों इन्वेस्टिगेशन को? ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सन हु इज अंडरटेकिंग सच इन्वेस्टिगेशन। अब सुनना मेरी बात। हाँ, अगर इन्वेस्टिगेशन आरओसी करे या इंस्पेक्टर करे, है ना, तो एक्ट में, मतलब इसी कंपनीज एक्ट में सारी बातें लिखी हुई है कि ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, क्योंकि हम मेजरली आरओसी या मतलब ये सॉरी इन्वेस्टिगेशन हम किससे करवाते हैं? इंस्पेक्टर से करवाते हैं। तो सारे पावर्स हमने किसके दे रखे वीरेंद्र? इंस्पेक्टर के। हमने एसएफआईओ को लेकर आगे कोई पावर नहीं दी है। तो एसएफआईओ की इन्वेस्टिगेशन मोर, और आई शुड से कि सारे प्रोविजन इसी में उन्होंने शामिल कर दिए। बरोबर, उन्होंने एसएफआईओ जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो मैक्सिमम बातें अपने आप में इसी में लिख दी हैं। तो देखो जरा, wherein the investigation into affairs of a company has been assigned by, it shall conduct the investigation in the manner and follow the procedure provided in this, जो चैप्टर में लिखा है, खुद का तरीका नहीं। बरोबर क्या? डायरेक्टर एसएफआईओ shall cause the affairs of the company to be investigated by who shall have power of, बात समझ में आई? और आखिरी कंपनी ऑफिसर एंड एम्प्लॉय को क्या देना पड़ेगा? बात समझ में आई? तो ये 3 पॉइंट तो कुल मिलाकर काम के है ही नहीं, ये फालतू की बातें, अल्लड़ बल्लड़ है। ये क्या है? हाँ, इसका कोई सेंस थोड़ी है। अब अगर ये प्रोविजन लिख के भी आ जाओगे तो इससे कोई ज्ञान नहीं झलकता तुम्हारा। ठीक है, तो 210 में ऑर्डर देने के बावजूद भी वो 212 में दे सकती है, क्योंकि दोनों में सेंट्रल गवर्नमेंट है। ऐसा नहीं है कि 210 का पावर एक्सरसाइज कर लिया तो 212 का नहीं कर पाएंगे, 212 का कर लिया तो 210 के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पावर तो दोनों एक के पास है। वो कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट।
मेरी बात समझिए, मेरे पास 2 चॉकलेट्स हैं, मैं डेयरी मिल्क खा सकता हूँ, मैं 5 स्टार भी खा सकता हूँ, अलग अलग। डेयरी मिल्क खाने के बाद 5 स्टार ही खा सकता। अब उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ में आ गई, विदाउट प्रिजुडाइज का मतलब क्या है। करेक्ट, दीज both are the powers of the central government to order investigation, but at one place it is being ordered to the inspector, and at another place it is ordered to the SFIO। बात समझ में आई। और सेंट्रल गवर्नमेंट जब ये ऑर्डर देगी तो इंस्पेक्टर को अगर दिया तो क्या, कैसे वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो पूरा के पूरा एक्ट उसके लिए बना हुआ है, पर SFIO के लिए पूरा एक्ट, तो इसीलिए उसने इसी प्रोविजन में मैक्सिमम बातें भर भर के छाप दी है। बोले पावर्स वो होंगे जो इंस्पेक्टर के पास होते हैं, मतलब उसको भी पता है कि हमने, तो SFIO के अलग से पावर लिखने बैठो, और चीजें लेंदी लेंदी, और बात समझ में आ रही है। तो उस समय बाद तो बच्चे भी क्या करना सीख जाएंगे, एक्ट बनाना, ड्राफ्ट करेंगे हम, हाँ या ना। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पावर हैं, बट एक्सरसाइज इन अ डिफरेंट मैनर। ठीक, अब समझना कि SFIO जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो मैं 212 के सबसेक्शन 6 की बात कर रहा हूं, और ये एक तरफा है। क्या है? एग्जैक्ट एक तरफा है बच्चों। इसको रीड अलॉन्ग विथ सेक्शन 439 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। हाँ, कल मैंने 438 का रेफरेंस दे दिया था, फिर शायद कुछ एक 435 का भी दे दिया था, और आज मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 439 की। ठीक है, ये अपने ब्लड में होने चाहिए पांजलि। हाँ, खून में मेरे CL में मेरा खून। हाँ, अब समझिए पूर्वी पटाक मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो 439 क्या कहता है, तो पूर्वी आप क्या नहीं बता सकती क्या? हुसैना, अगर आपसे पूछा जाए तो आप नहीं बता पाएंगे क्या? बताओ, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 439 आयुषी चौहान क्या कहता है? मेरे प्रश्नों के जवाब बच्चा नहीं देता। हर्षिता से भी पूछ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, सब सीखने ही बैठे हैं। क्या होता है, अभी भी अगर अपने में कमियां हैं और अपने को पता चल गया कि अपने में कमियां हैं, तो वाकई रिमेन थैंकफुल टू गॉड कि हमने इस बनने के बाद भी हमारी कमियां नहीं जान पाए। लिटरली आपको कह रहा हूँ, कैन यू नीड नॉट टू बी लाइक, ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, नेगेटिविटी आनी ही नहीं चाहिए तुम लोगों में कि तुम्हें क्या आना चाहिए था। वो तो आप छोड़िए, आप लोगों को पता चल गया, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो लोगों को रियलाइज करना बहुत मुश्किल होता है, लोग रियलाइज थोड़ी करते हैं इतनी जल्दी। मैं गलत बोल रहा हूँ? वाह। तो इफ यू थिंक दैट यू आर वीक इनटू इट एंड यू स्टार्ट इम्प्रूविंग इट, ना, तो ये गलती करना बड़ी बात नहीं है बेटा। गलती पता चलने के बाद उसे इम्प्रूव नहीं करना, वो उससे और बड़ी गलती है। बात समझ आ रही है आप? तो शमसा, ये जो प्रोविजन है ना 439, ये कंपनीज एक्ट का कहता है कि नेहल, जितने भी ऑफेंसेस हैं कंपनीज एक्ट में वो सब नॉन कॉग्निजेबल। शायद ये बातचीत भी, ठीक है, ऑल ऑफेंसेस अंडर कंपनीज एक्ट आर नॉन कॉग्निजेबल एक्सेप्ट ऑफेंस अंडर 212, दैट इज 447। ठीक है, तो ये सेक्शन क्या कहता है, चलो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्या कहते हैं यहां पर, सबसे पहला बताओ दोस्तों। ये भी ऑन ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लिख दे, का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने
इन्वेस्टिगेशन को अलग अलग व्यक्तियों के आधार पर बांट दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या लिखा जाए? सीजी में इफ नेसेसरी also direct SFIO to conduct investigation। जो SFIO कहाँ बनाया हमने? सेक्शन 211 में। उम्मीद करता हूँ काम का नहीं है। ठीक है, बस बनाया कैसे जाता है? बाय पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गजट, जिसे नोटिफिकेशन भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नोटिफाई मतलब आप समझते हैं आप, नोटिफिकेशन इज मतलब पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गजट। ठीक है, तो ऑल्सो डायरेक्ट SFIO टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। अब मेरा कहना है कि ये कब किया जा सकता है? ऑन रिपोर्ट अंडर सेक्शन, सीधे 208 लिख दूं, ठीक लग समझ में आ जाएगा। SR इज पास्ड, फिर पब्लिक इंटरेस्ट ऑन रेफरेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ सीजी। बात समझ में आई क्या? बोलिए। So there are 4 grounds on the basis of which such investigation may be ordered by the central government to be conducted by SFIO। बात समझ में आ गई? तो आज जाते जाते दीपांजलि, जब रिवीजन की बात आएगी, जब अपन यहाँ से निकलते ही, नाहटा से निकलते ही, चलते ही, ठीक, आप शुरुआत करेंगे रिवीजन की, तो आप क्या सबसे पहले एक बात करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन की जो बेसिकली रेगुलेटरी एक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या तो इंस्पेक्टर से करवाई जाती है या फिर SFIO के द्वारा करवाई जाती है। अगर वो इंस्पेक्टर से करवाती है तो वो 210 के अंतर्गत करती है, और वो अगर SFIO से करवाती है तो 212 के अंतर्गत। बात समझ में आ गई? ठीक है, और 210 में करवा ली है तो भी 212 में करवा सकती है, और 212 में करवा ली है तो 210 में, क्योंकि ये पावर्स प्रिजुडाइज्ड, ये दोनों इंडिविजुअल भी एक्सरसाइज किए जा सकते हैं और एक के एक्सरसाइज करने के बाद भी किए जा, तब एक ही मैटर पर दोनों इन्वेस्टिगेशन भी आप करवा सकते हैं। पहले इंस्पेक्टर से करवा ली और फिर लगा कि नहीं 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 किससे करवाओ, तो उससे भी करवा सकते। हाँ बेटा, कारण यही है, बट इट बेसिकली अगर उस समय जब हमने ये इन्वेस्टिगेशन करवाई और हमको ऐसा नहीं लगा कि ये कौन सा मामला है, फ्रॉड का मामला है, 447 का मामला है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? हम नॉर्मल इंस्पेक्टर से ही करवा लेंगे। फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, दिट इज़ टू बी डन बाय, फिर इसको दे देंगे। नहीं मैडम, तरीका भी, अभी तो पावर्स की बात कर रहे हैं, अभी तरीके में तो अंतर आएगा ना मैडम। पावर्स इन्वेस्टिगेशन करने के पावर्स वही, पर प्रोसीजर ऑफ डूइंग पर्टिकुलर थिंग वो तो अब आएगी ना, तरीका अलग अलग। वंस सच इन्वेस्टिगेशन एक बार इस इन्वेस्टिगेशन को हमने शुरू कर दिया, इज इनिशिएटेड, no another investigation shall be commenced and other existing investigation shall stand terminated। बात समझ में आई क्या?
बोलो पक्का? अब वो फालतू की कचरा पट्टी में शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है? कैसे? इन्वेस्टिगेशन in the manner as given in this chapter, ठीक है? पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स कौन अपॉइंट करेगा? बोलो। बाय डायरेक्टर ऑफ SFIO, ठीक है? शैल बी सेम एज इंस्पेक्टर, जो कहां दे रखे हैं? 217 में, ठीक है पूर्वी? और उसके बाद बेटा क्या कर देना चाहिए? कंपनी ऑफिसर एम्प्लॉई, कंपनी ऑफिसर एम्प्लॉई shall render necessary assistance। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलो। हाँ यार, बात तो वैसे जा रही है, ठीक है? अब मैं तुम्हें और चीज सिखाता हूं। इसके हिसाब से मतलब इसका जो सबसेक्शन 6 है 212 का सबसेक्शन 6 और ये 212 का सबसेक्शन 2 और ये 212 का सबसेक्शन 1, ठीक है? 1, 2 और 6 ये खूब काम के हैं यार। मतलब ये 6 तो मतलब एक तरफा, ठीक है साहब? क्या कहा जाता है इसके? इसी ने तो बोला कि ऑफेंस अंडर सेक्शन 447, या फिर ऐसा कहना चाहिए पनिशेबल अंडर सेक्शन 447 इज कॉग्निजेबल इन नेचर। चलो आज एक बेसिक बात और बताता हूं तुम्हें, थोड़ा सा तुम्हें पता होना चाहिए। वैसे मैंने शायद तुम लोगों को बताया भी होगा कभी पहले कि आयुषी, जब मैं किसकी बात करता हूं? एक ऑफेंस की बात करता हूं, ठीक है? तो एक ऑफेंस दीपांजलि, एक ऑफेंस कितने प्रकार का होता? कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, और समन केस और वारंट केस। कुछ था कभी? हाँ मतलब होगा? बोलो। एक ही ऑफेंस इन तीनों में से एक एक तरह का होगा। मैंने सिखाया है, या तो वो कॉग्निजेबल या इन दोनों में से एक। वही ऑफेंस जो कि कॉग्निजेबल है या तो बेलेबल होगा या, और वही ऑफेंस जो कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है या नॉन बेलेबल है और नॉन कॉग्निजेबल है, या तो वो समन केस होगा या। का मतलब ऑफेंस खाली एक है पर उसको अलग अलग पर्पस से अलग अलग तरीके से बताया गया है। जैसे कंपनी खाली एक है, कौन सी? इस रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट 2000, पर अलग अलग तरीके से हमने उसको अलग अलग हिस्सों में, तो ऑफेंस एक ही किया है पर वही ऑफेंस या तो कॉग्निजेबल है या उनमें से कोई एक है।
फिर दूसरा, तीसरा, बात समझ में आ गई? ठीक है, ये अलग नहीं होता कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल एक अलग ही हो गए, बेलेबल नॉन बेलेबल अलग ही हो गए। ऐसा एक ही कैटेगरी है जो 3 जगह फॉल कर जाती। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, पक्का? ठीक है, ऑफेंस एक ही है, पर इन तीनों में से कहीं ना कहीं एक एक में या तो कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल, फिर बेलेबल नॉन बेलेबल, फिर समन केस या। बात समझ में? तो क्या कहा जाता है कि ऑफेंस जो 447 में पनिशेबल हैं, जो आप लोग जानते हैं कि 447 क्या है, मुझे बताने की जरूरत क्या है? ये पनिशमेंट फॉर फ्रॉड 447 ना। फ्रॉड का मतलब शमसा, कंपनीज एक्ट में क्या दिया हुआ? सर ये बात गलत है, ये बात गलत है। भी हमारे वीरेंद्र से पूछा जाए तो कि फ्रॉड का मतलब कंपनीज एक्ट में क्या है? ऐसा तो नहीं कि कहीं दिया ही नहीं है। चलो देखेंगे। तो क्या कहा मैंने कि सेक्शन 447 कॉग्निजेबल है। क्या है? और कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है पूर्वी? शायद मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है, पक्का ही बोल रहे होंगे, अब आप बोल रहे हो तो ठीक है साहब। 447 में ऑफेंस क्या है? कॉग्निजेबल। ठीक है, इसका मतलब बिना वारंट से अरेस्ट कर लिया। दूसरा, पर्सन तो अरेस्टेड, पर्सन जिसे अरेस्ट किया गया, स्वाभाविक सी बात है, कैसे? बिना वारंट के। ठीक है, पक्की बात? shall not be released on bail unless जब तक कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, समझते हैं आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर? करता हूं बात आप सबसे, समझते हैं आप? पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज बीन गिवन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जेक्ट and on such objection on such court is satisfied that such person be बात समझ में आई? ये जो भी ऑफेंसेस होते हैं ना, जो भी ऑफेंसेस होते हैं नॉन बेलेबल, कौन से होते हैं? उनमें बेल तभी दी जा सकती है जब ये चीजें सेटिस्फाइड होती। जो भी ऑफेंसेस क्या होते हैं, तो इट डज नॉट मीन कि उनको बेल दी नहीं जाती, बेल तो मिल जाती है, पर देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल। मतलब मुझे कहना चाहिए कि 447 के जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल तो हैं, पर क्या है? बहुत बढ़िया, समझने लगी अब? ऑन
ठीक है, इट डज नॉट मीन कि बेल नहीं दी जा सकती, बेल दी जा सकती है, बट देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू बी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है पूर्वी? सर मने कहीं पतो, बोलो आयुषी चौहान। हु इज बेसिकली पब्लिक प्रोसिक्यूटर? सीआरपीसी का सेक्शन 24 पढ़ा है क्या आपने कभी? सर हमने कैसे पढ़ा होगा, कभी सिलेबस में थोड़ी। लोगों ने वीर ज़ारा मूवी देखी है, कैदी नंबर 786, देखो और कुछ हो ना हो पढ़ा है तो बोले आवाज़ नहीं आती इतनी जोर से, पर हाँ वीर ज़ारा मूवी देखी कि हाँ ठीक है। कैदी नंबर 786 को बचाने के लिए रानी मुखर्जी खड़ी होती है, He was a public prosecutor over there, बरोबर? हाँ, सरकारी वकील, सरकार का वकील, इसका वकील। तब जाकर आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, मतलब वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा कि ऐसे कैसे निकाल रहे हो उसको जेल में, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में रहना पड़ेगा, बोलो। तो ऐसे कैसे निकाल सकते हो, इसे कैसे जमानत दे सकते हो? बात समझ में आई? तो फिर कोर्ट फिर भी उसको कहने के बावजूद भी कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं यार इसको रवानगी देनी चाहिए, तो फिर बात अलग है, अदरवाइज रवानगी। बट स्पेशल कोर्ट में ग्रांट बेल, ठीक है, स्पेशल कोर्ट ग्रांट कर देगा बेल बिना इस रिक्वायरमेंट के, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ऑब्जेक्शन का अधिकार दिए बिना निकाल देंगे, क्या कर देंगे, मतलब रिहा कर देंगे। वैसे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोलना पड़ेगा तभी जाकर उसे बेल देंगे, पर कुछ केसेस में स्पेशल कोर्ट को ये छूट है कि वह बिना पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी दिए भी क्या दे सकता है, बेल दे सकता है। मेरी बात समझ में? फिर से नेहा, जैसे मैंने क्या कहा कि 212 के जितने भी ऑफेंसेस वो कॉग्निजेबल है, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते, अरेस्टेड व्यक्ति को आपको बेल नहीं देना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बेल मिलती ही नहीं है, कुछ प्रोसीजर को फॉलो करके बेल मिल सकती है, बरोबर? प्रोसीजर क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ऑब्जेक्ट करने का अधिकार देना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ऑब्जेक्ट करने का अधिकार देना, तभी जाकर बेल दे सकते हो। पर कुछ केसेस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बिना ऑब्जेक्शन का अधिकार दिए भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को स्पेशल कोर्ट क्या कर सकता है, रिहा कर सकता है। इनके अगेंस्ट हो रहा है वो भी तो बताऊं। इन केस ऑफ विमेन, चाइल्ड लेस देन इनफर्म या इन लोगों को ये छूट दी गई है कि बिना पब्लिक प्रोसिक्यूटर को राइट टू ऑब्जेक्शन दिए आप क्या दे सकते हो, इन्हें बेल। तो ये चूंकि क्या है, 16 साल से कम आयु के हैं, चूंकि ये विमेन है, चूंकि ये सिख है, या चूंकि ये, तो इन्हें फैसिलिटी के रूप में ये कार दिया गया है। बात समझ में? बताओ क्या इतना समझ पाए आप? अब ये बस समझते हो क्या कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? कॉग्निजेंस वो कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल होता है हर्षिता जी। कोई कहेगा कॉग्निजेंस क्या होती है, और कह दो पूर्वी और पूर्वा मैंने नहीं पढ़ाया, कह दो तुम, सर पढ़ाया होगा। वैसे क्या इतनी सारी चीजें पढ़ाई तो क्या हर चीज याद रहेगी क्या? 8 सब्जेक्ट दिए थे, कोई आपका थोड़ी पढ़ा था क्या? टू टेक जुडिशियल नोटिस देयर ऑफ,
कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? सेक्शन नंबर 190 ऑफ सीआरपीसी। अब देखो मेरे को तो आदत है, देखो कौन सा है दीपांजलि? गजब, सही, 190 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, तो स्पेशल कोड क्या करेगा बच्चों? कॉग्निजेंस लेगा। ठीक है, टेक नोटिस देयर ऑफ कि कोई फ्रॉड हुआ है 447 में। तो मेरा कहना है कि 447 में जब ऑफेंस हुआ है और इसका कॉग्निजेंस लिया जा रहा है, तो वो कॉग्निजेंस स्पेशल कोड कैसे ले सकते, किसके कहने पर ले सकते, इसके कहने पर वो आगे बढ़ सकता है। कोई भी अलता भलता सड़क पर चलता व्यक्ति आके बोलेगा कि ये गलत है, बोलो क्या संभव है क्या? मैंने कहा नहीं। तो वो बोलते हैं कि यह कॉग्निजेंस बाय स्पेशल कोड, ठीक है, कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? टू टेक जुडिशियल नोटिस। कॉग्निजेंस बाय स्पेशल कोड, shall be taken on complaint of on complaint of डायरेक्टर एसएफआईओ, या फिर मेरा कहना है कि पूर्वा बाहेती, ऑफिसर अथोराइज बाय सीजी। बात समझ में आई क्या दोस्तों? बट ये किन केसेस में है? सेक्शन 447 वाले मामलों में, सेक्शन 447 के मामलों में, इज इन केस ऑफ सेक्शन 447, ओनली इन दैट केस, अदरवाइज तो ठीक है साहब। 212 सबसेक्शन 6 इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। इससे क्या बात समझ में आती है कि सेक्शन 447 के कॉग्निजेंस के मामले स्पेशल कोर्ट कभी लेता है? जब डायरेक्टर एसएफआईओ ने कंप्लेंट की है तब, या फिर मेरा कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अथोराइज ऑफिसर करेगा तब। किसी भी अलते भलते व्यक्ति के कहने पर स्पेशल कोर्ट में मामला नहीं पहुंचता दोस्तों। किसी अलते भलते व्यक्ति के कहने पर स्पेशल कोर्ट नहीं पहुंच, ठीक है। ये कौन सा ऑफेंस? 447। वो क्या है? कॉग्निजेबल, और है क्या? नॉन बेलेबल। और उसमें बेल कब दी जा सकती है ये बता दिया, बरोबर क्या? आया ना? पक्का। अब अपन और आगे बढ़ रहे हैं। अब जो कहानी है वो है अरेस्ट। अरेस्ट ऑफ अ पर्सन ये बात तो तय है कि अपन बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते, ये बात तो तय है कि हम बिना वारंट के अरेस्ट कर, ठीक है। तो ये कौन करेगा? ऑफिसर
नॉट बिलो रैंक ऑफ, नॉट बिलो रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट, अरेस्ट कर सच पर्सन so arrested shall be taken before nearest magistrate। ठीक है, जुडिशियल हो सकता है, मेट्रोपॉलिटन हो सकता है, या फिर दिन 24 आवर्स, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है ये कहानी हमने कहाँ पढ़ी थी कि 24 घंटे में लेकर जाना होता है आयुषी चौहान, कहाँ पे, सीआरपीसी में, इसके अलावा और कहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में। जोरदार मैडम, आपने तो बहुत अच्छा रटा है। ठीक है, बिल्कुल सही हुसैना, कॉन्स्टिट्यूशन में। और अगर भाईती से, हर्षिता से पूछ लो तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल भी आपके सामने तड़ से रख देगी, बोले ये आर्टिकल नंबर था। एक्ट आर्टिकल वॉज 20, आर्टिकल कौन सा था दीपांजलि, 22 में ये बोला गया था कि आप किसी को भी पुलिस के 24 घंटे से ज़्यादा जेल में नहीं, पुलिस कस्टडी नॉट अलाउड मोर देन 24 आवर। ठीक है, तो सबसे पहला अरेस्ट कैसे किया ये बात समझ में आ गई। दूसरा 24 आवर्स में उसको लेके गए, पर अरेस्ट ऐसा ही नहीं किया जा सकता, ये बात समझिए। ये अरेस्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, प्रायर सच अरेस्ट, ऐसे अरेस्ट करने से पहले, ऐसे अरेस्ट को करने से पहले, करेक्ट, ऑफिसर shall have reason to believe in writing। क्या होना चाहिए, रीजन टू बिलीव इन राइटिंग। रीजन टू बिलीव तो होना चाहिए, वो भी किस में होना चाहिए, ठीक है, दैट such person has committed offense under section and such material मतलब कौन सा, इसके आधार पर हमने क्या दिया था, ये ऑर्डर दिया था, क्या करो, अरेस्ट कर लो। ठीक है, अरे मटेरियल, रीजन टू बिलीव इन राइटिंग होना चाहिए, मतलब क्या मटेरियल है ना, वो मटेरियल प्लस ऑर्डर की कॉपी। ठीक है, बी गिवन टू SFIO। बात समझ में आई, बोलो। तो अरेस्ट करना इतना आसान है नहीं कि कुछ भी कारण से बोले नहीं आज सपना आया है अरेस्ट कर लो, इतना आसान अरेस्ट करना नहीं हो सकता दोस्तों। आपको अरेस्ट करने से पहले रीजन टू बिलीव होना चाहिए, और ऐसा है कि ये भी आगे और आएगा, आगे और आएगा, और जब ये आएगा तो मैं वापस यहाँ आऊँगा, और वापस जब आऊँगा तो तड़ से याद आना,
चाहिए कि कहाँ पहले पढ़ा। बात समझ में आ रही है क्या? क्या कहती है मैडम, बरोबर क्या? आगे बढ़े। ठीक है साहब, तो ये पावर टू अरेस्ट होगी। अब एसएफआईओ अपनी रिपोर्ट देगा, ठीक है, पर उससे पहले अपन क्या कर लें, थोड़ा सा इसे पढ़ लें कि यार अपन जो सोच रहे हैं वेदर इट इज राइट और। देखो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दी, चाहो तुम या ना, पढ़ना तो पड़ेगा। ऑफेंस कवर्ड अंडर सेक्शन shall be, and no person accused of any offense under this section shall be released on, तब नॉन अवेलेबल है, unless public prosecutor has been given opportunity to oppose, and where has given opposes the application, court is satisfied that there are, बोलो, but provided a person who is under age of or is a or a may be released on bail if, तो इनके लिए ऑफेंस बेलेबल है, पर बाकी के लिए स्पेशल कोर्ट शेल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस एक्सेप्ट अपॉन डायरेक्टर एसएफआईओ और ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बोलो, किया ना कॉपी इसने मुझे, ठीक है। के बाद मैंने क्या कहा, एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ, बरोबर क्या, इफ ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन रीजन टू, देखो लिखा है गोला मार के, क्यों बोला मैंने पता है हुसैना, आयुषी चौहान मैंने स्पेसिफिकली क्यों लिखाया, क्योंकि अगर आयुषी आपने पीएमएलए बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, क्योंकि आपने तो पीएमएलए अच्छे से पढ़ ही रखा है, पीएमएलए पामला, ठीक है, उसका सेक्शन 6 यही था, और 5, सेक्शन 5 बोलना चाहिए, 6 भी नहीं, क्या सेक्शन 5 यही था ना, पूर्वी पूर्वी, अरे ये होगा सर, बोलो, तो क्या होना चाहिए, वी शुड हैव रीजन इन, देन ओनली वी कैन अरेस्ट सच पर्सन, बरोबर। और ये रीजन क्या हुए, मटेरियल हुए प्लस ऑर्डर ऑफ अरेस्ट, किसको दिया जाएगा, चेक करते हैं। ऑफिसर अथोराइज अंडर सबसेक्शन शेल इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट ऑफ सच पर्सन अंडर फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ along with टू, बरोबर, और ऐसा पर्सन जो अरेस्ट हुआ है, स्पेशल कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर, बताओ हाँ या ना, मतलब मैं सच कहूं तो सबसेक्शन 8, 9, 10, 6, 7 are more of powers of SFIU, are more about powers of SFIU in relation with offense under 440, कि आप अरेस्ट कर सकते हो और क्या नहीं दोगे, बेल नहीं, एक्सेप्ट किसको दे सकते हो, बात समझ। तो ये 212 का सबसेक्शन 6 बहुत काम, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ जाऊं दोस्तों, लो हुसैना, हुसैना बताओ बेटा बताओ, ठीक है साहब, तो एग्जाम के 3 क्वेश्चन हो गए हर्षिता सर, कौन कौन से, पहला किसके कहने पर एसएफआईयू इन्वेस्टिगेशन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के, पर सेंट्रल गवर्नमेंट कब कहेगी, पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरा, अगर ये हुआ तो 3, तीसरा
चौथा तीसरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तो 12 का 6, 212 का सबसेक्शन 6, ये 3 IMP हैं बच्चों। अगर क्वेश्चन आया SFIO से तो एक आएगा, बाकी सब चीज़ें ठीक है। इन तीनों में से ही एक क्वेश्चन आएगा, या तो 212 का सबसेक्शन 1, या 212 का सबसेक्शन 2, या 212 का सबसेक्शन 6। सोच ले देख बेटा क्या। अब अपन बात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन पर रिपोर्ट बाय SFIO टू सेंट्रल गवर्नमेंट। कि SFIO को बोला किसने था, तो रिपोर्ट भी किसको देंगे। तो इसका मतलब ये जो है एक रिपोर्ट SFIO की हो गई, और अपन उसी से बात कर रहे हैं। अपन इंस्पेक्टर की रिपोर्ट की बात, इन्वेस्टिगेशन किसने की है अगर, तो उसकी बात कर, पक्की बात है। दो प्रोविजन है, इंटरीम रिपोर्ट unless demanded, क्या यूँ कहूँ, interim report may be given to central government, ठीक है, but shall be given if demanded। खुद से देना हो तो चॉइस है, खुद से देना हो तो, पर मांगा जाए तो हम कौन होते हैं। इंटरीम मतलब समझ गए ना क्या, इन बिटवीन। अरे बहुत बढ़िया, करेक्ट, बच्चे बहुत जानते हैं। बहुत बेइज्जती करते हो सर। अगला नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फाइनल, ये तो शैल बी गिवन है टू सेंट्रल गवर्नमेंट। फाइनल रिपोर्ट शैल बी गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सबसे खास बात पता है इस रिपोर्ट की, दिस रिपोर्ट इज कंसिडर्ड एज पुलिस रिपोर्ट। और अगर मान लो इसे पुलिस रिपोर्ट मान लिया तो होगा क्या, हमारे क्या पता। जी मैडम, सर बेहतर है मैं जवाब ना दूं। चलिए, यहाँ पे कोई और हुसैना, आप कोई जवाब देंगे क्या। जी मैडम, चलिए आप एक क्वेश्चन लिखे होमवर्क का। आज बस बच्चों, आज की बैच यहीं समाप्त करूंगा, मैं तैयार नहीं ले रहा हूँ मैं आज, ये तबीयत ठीक नहीं है आज। पर एक क्वेश्चन आपको ज़रूर दे रहा हूँ, और इसको मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको कम से कम 3-4 घंटे तो लगेंगे हर जाकर। पहली बात कि अगर ऑफेंस की कॉग्निजेंस, सुनना पहले फिर लिखना अपने शब्दों में, अगर ऑफेंस की कॉग्निजेंस पुलिस रिपोर्ट पे ली जाए या ली जाए कंप्लेंट पर, ठीक है, जो कि संभव है, सेक्शन नंबर 190 ऑफ CRPC बेसिकली प्रोवाइड्स फॉर इट। कौन सा सेक्शन, 190 ऑफ CRPC प्रोवाइड्स फॉर इट, कि आप कॉग्निजेंस कैसे ले सकते हैं दोस्तों, या तो पुलिस रिपोर्ट से ले सकते हैं, या फिर
कंप्लेंट से। अगर मैं कंप्लेंट से पुलिस रिपोर्ट लेता हूँ, कॉग्निजेंस लेता हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है? और पुलिस रिपोर्ट से लेता हूँ तो क्या फर्क पड़ता है? ये बात समझ में आ रही है? क्या मतलब अगर पुलिस रिपोर्ट से लूँ तो मेरे पास क्या पावर है कोर्ट के पास, कौन सी प्रोसीजर उसे फॉलो करनी है, और अगर मैं कंप्लेंट से लूँ तो मुझे कौन सी प्रोसीजर फॉलो करनी है। क्या वाकई कभी भी लेना देना नहीं हुआ बच्चों? शमसा, और बेटा सच कहूँ ना भाई वो है, लिटरली कह रहा हूँ मैं, लिटरली कह रहा हूँ। आप मैं बच्चों इतने साल से पढ़ा रहा हूँ ना, वास्तविकता में कहूँ, एक ही चीज़ मैंने भी रियलाइज़ की है, अभी अभी से रियलाइज़ की, पहले कभी रियलाइज़ नहीं की कि जब मैं इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, आईपीसी ये सब पढ़ता हूँ ना, लिमिटेशन एविडेंस, मुझे लगते हैं बाकी के लोग लिटरली कंपनीज एक्ट और SCRA और LODR SST, तो ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, मतलब एक तरफा। और क्या है कि आपके पास अभी समय कम है, एग्ज़ाम निकालनी है, पर उसके बाद कभी मौका मिले ना जीवन में, पढ़ना ज़रूर, और अगर पढ़ने की इच्छा हो दिस इज़ बेसिक। तो आप, मैं आपको कहना चाहता हूँ ना, तो आप एक काम करना, सेक्शन 190 पढ़ना CRPC, फिर 200, 201, 204 पढ़ना, 200, 201, 202, 203, 204 मैं बताऊंगा वहाँ पर। हाँ, अभी मैंने क्या कह दिया आपको, ये जो भी रिपोर्ट होगी, जो भी रिपोर्ट होगी, इसे क्या कहा जाएगा? पुलिस रिपोर्ट कहा जाएगा। ठीक है, आपको ये समझना है कि पुलिस रिपोर्ट से कॉग्निजेंस लिया जाता है, और अगर कंप्लेंट से कॉग्निजेंस लिया जाता है तो फर्क क्या आने वाला है, व्हाट डिफरेंस वुड अराइज, क्या बदलाव आने वाला है। बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब एक और चीज इसमें लिख देंगे अपन, अगर कोई व्यक्ति कॉपी ऑफ क्या चाहता है, इफ एनी पर्सन इंटेंस टू ऑब्टेन कॉपी ऑफ सच रिपोर्ट, सच रिपोर्ट मतलब कौन सी रिपोर्ट? रिपोर्ट बाय SFIU, बोलो, may obtain it after application to court। ठीक है, करूँ शुरू, नोट से ले लूं? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट इफ सो डायरेक्ट shall submit, shall interim report, अदरवाइज तो चॉइस ही है, अदरवाइज तो चॉइस है। ऑन कंप्लीशन तो देना ही है किसको? अगर आपको कॉपी चाहिए कोर्ट से ले लो, यही बात कही मैंने। खास बात तो ये है, खास बात दोस्तों ये है, बात समझ में आई? पक्का? चलिए, ये ऑलमोस्ट डन हो गया, लेकिन ये वाली जो कहानी सेक्शन 14, मतलब
212 सबसेक्शन 14। रीड अलॉन्ग विद 224 लिख लेना के साथ। हमारे पास अभी तो बस इतना बहुत, इतना बहुत। तो 212 के प्रोविजंस तो प्रश्न तो 3 ही बने, एक ग्राउंड्स, दूसरा टर्मिनेशन और तीसरा रिलीज, अरेस्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मैंने क्या कह दिया, पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट में क्या अंतर, ठीक है क्या, बोलो। तो चलिए बच्चों, आज के लिए क्षमा चाहता हूं दोस्तों, किसी तबीयत ठीक नहीं है आज, तो आज बैच बस यहीं समाप्त करेंगे, ठीक। पर आज होमवर्क क्या दे दिया वीरेंद्र? तो क्या अंतर है और कहाँ मिलेगा ये? सेक्शन 190 सबसे पहले पढ़ना, सीआरपीसी का क्या पढ़ोगे और उसके बाद क्या पढ़ना, 201, 202, 203, 204, ठीक है। और सुन लो, मैं इसका आंसर भी तुम्हें दे देता हूँ। सर आप बहुत अच्छे हो। हाँ, इसका आंसर भी आयुषी तुम्हें दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर पुलिस रिपोर्ट से कॉग्निजेंस लेते, पुलिस रिपोर्ट से, ठीक है, तो आपको 200 सेक्शन 200, 201, 202 और 203 फॉलो करने की जरूरत नहीं, सीधे आप जा सकते हो 204 से जा सकते हो। पर अगर आप कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेते हो तो सेक्शन 201 200 को आपको फॉलो करना ही, ठीक है। तो कॉग्निजेंस का फर्क है बच्चों, और ये आज तुमको ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे सिलेबस ऐसा सब कहानी आपको फिर से डीडी में मिले, भरा पड़ा है कॉमन कॉमन कॉमन, इधर का उधर, उधर का इधर, डीडी और कुछ है थोड़ी, टीएफएल और यार का मिक्सअप है, ठीक है। चलिए आज के लिए सभा समाप्त करते हैं। आयुषी, पूर्वी, धन्यवाद बच्चों।